नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कोरोना का पीक कब, इसमें आपका स्वागत है। और ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कोरोना का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है देश में और नए मरीज मिलने के रिकॉर्ड बन रहे हैं। सितंबर के शुरुआती 6 दिनों में ही 5 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल गए हैं कोरोना के, जिससे हड़कंप मच गया है। और अब रोज 90,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं, जिससे हम दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं अब। और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा आंकड़े अब भारत में आ गए हैं। तो इसको लेकर के चिंता बढ़ गई है। लेकिन इन चिंताओं के बीच टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नवंबर से ऑफिस और ट्रांसपोर्ट और साथ ही जनवरी 2021 से स्कूल कॉलेज खोलने की गुंजाइश बन जाएगी, क्योंकि इस दौरान ज्यादातर लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा। उसके बाद कोरोना का खतरा कम हो जाएगा। तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोरोना का पीक बनेगा कब और क्या वाकई नवंबर से और ट्रांसपोर्ट खुलने लायक हो जाएगा और जनवरी से स्कूल खुलने लायक हो जाएंगे। इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। चौबीस घंटे में 90,000 से ज्यादा केसेस सुनकर हर कोई चौंक रहा है। सितंबर में कोरोना कहर बनकर सितम ढा रहा है। सितंबर के पहले 6 दिन में ही करीब 5,15,000 नए मरीज मिले। इस दौरान देश के 12 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। इनमें से जो राज्य कोरोना का सबसे अधिक प्रकोप झेल रहा है वो है महाराष्ट्र। यहाँ संक्रमितों की संख्या 9 लाख का आंकड़ा पीछे छोड़ चुकी है। सितंबर के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में 1,15,000 नए केस मिल चुके हैं, जो बेकाबू हो रहे कोरोना की गवाही दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कोरोना का पीक कब आएगा। जुलाई में पीक आने का दावा काफूर हो चुका है। ऐसे में अब एक और दावा सामने आया है। देश के प्रतिष्ठित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 1 नवंबर से हालात सुधरने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी अस्पतालों में एवरेज 3,000 मरीज रोज भर्ती किए जा रहे हैं, लेकिन 1 नवंबर के बाद इनकी संख्या 1,600 से 2,100 मरीज रोजाना रह जाएगी। TIFR ने अपनी रिपोर्ट में सितंबर में ऑफिस ट्रांसपोर्ट को 30% कैपेसिटी के साथ शुरू करने, अक्टूबर में इन्हें 50% कैपेसिटी के साथ चलाने और 1 नवंबर से पूरी क्षमता के साथ शुरू करने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ऑफिस और ट्रांसपोर्ट को अभी खोल दिया जाएगा तो संक्रमण के मामले तेजी से बढ़कर मई-जून के आंकड़ों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और अस्पतालों में रोज 4,200 से अधिक मरीज भर्ती होने लगेंगे। TIFR की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 से सभी स्कूलों को भी खोलने पर विचार किया जा सकता है। TIFR की ये रिपोर्ट एक उम्मीद जगाती है कि 1 नवंबर के बाद कोरोना के मामलों में कमी आएगी, यानी कि कोरोना का पीक आ जाएगा। हालांकि TIFR के इस मॉडल में कोरोना के खतरे को पूरी तरह रोकने की कोई गारंटी नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग, हमेशा मास्क पहनने, साफ सफाई और हाइजीन का ख्याल रखने और लगातार सैनिटाइजेशन करते रहने की बात कही गई है। TIFR ने BMC को यह रिपोर्ट सौंपी है, जो एक मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड है, जिसके हिसाब से इस साल दिसंबर या अगले साल जनवरी तक मुंबई की सोसाइटीज में रहने वाली 75% आबादी और स्लम में रहने वाले करीब 50% लोग कोरोना इम्यून हो जाएंगे, जिससे कोरोना का इन्फेक्शन दूसरों में नहीं फैलेगा, यानी कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह से ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अब सवाल यही है
कि इसका पीक कब बनेगा और क्या वाकई नवंबर और जनवरी तक हालात ठीक होने लगेंगे, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। अपने मेहमानों से पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजन शर्मा, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे साथ डॉक्टर राहुल पंडित हैं, मेंबर हैं कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के। और साथ ही हमारे साथ संदीप जुनेजा हैं, प्रोफेसर एंड डीन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर राहुल पंडित जी आपसे होगा। और आपसे पहला सवाल इसलिए, एक तो ये कि आप महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं और महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। जो नए नंबर भी आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र की भूमिका सबसे ज्यादा है। अकेले 22% नंबर सिर्फ महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो आप लोगों का अपना आकलन क्या है, क्योंकि नंबर बीच में कम हुए थे फिर बढ़ने लगे, तो आखिर कोरोना का ये पीक कब बनता हुआ दिख रहा है, इसको लेकर के क्या आप लोगों ने कोई रिसर्च किया है, कोई नई जानकारी इकट्ठा की है कि कब पीक बनने जा रहा है? नृत्युंजय जी, पीक तो बहुत मुश्किल है कहीं भी प्रेडिक्ट करना, अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिकल मॉडल जो होता है उससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर ऐसा लग रहा है कि कोरोना अभी डेफिनेटली टॉप पे है। इस वक्त जो केसेस जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा है और करीब करीब हम लोग 1000-1100 के केसेस पे प्लेटो हुए थे, पर अब बढ़ के जो है केसेस करीब 1900 से 1800 के करीब आ गई है केसेस। और इसका जो कहना है ये इस वजह से है, भी हो सकता है कि पिछले कई दिनों में शायद थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हुआ हो। और दूसरी बात है कि हमने जो बॉम्बे में जो एटलीस्ट है और महाराष्ट्र में जो टेस्टिंग काफी बढ़ाई है, तो हमारा जो पॉजिटिविटी पकड़ने का जो नेट है वो अभी काफी वाइड हो गया है। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं कि हम एक्चुअली अभी केसेस जो पॉजिटिव है उनको हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि टैप क्लोजिंग द टैप जो कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर पॉजिटिव टेस्ट करो, पेशेंट्स को पॉजिटिविटी पकड़ो, उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस करो और उनको आइसोलेट करो। ये बहुत अच्छी एक एक्चुअली प्रोसेस है जिससे कि हम लोग नंबर्स अल्टीमेटली जाके कम करेंगे। क्योंकि अभी नंबर भले ही बढ़ते हुए दिखे हो, पर अगर ये प्रोसेस हमारी कामयाब हो जाती है तो हमारे नंबर जो है कम होना चालू हो जाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है ट्रेस करने का कोविड पेशेंट को, ये अच्छा प्रोसेस है और आपको लगता है कि इससे हमें आगे कामयाबी मिलेगी। अब मैं सर आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर राजन शर्मा, चूंकि आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आपका जो एसोसिएशन है उनका क्या मानना है? ये जो 90,000 से ज्यादा के मामले अब रोज आ रहे हैं कोरोना के, और हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए हैं अमेरिका के बाद, तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं आंकड़े। शुरुआती 6 दिन में ही सितंबर के 5 लाख से ज्यादा मामले आ गए हैं। तो आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या इसको पीक माना जाए या पीक आना अभी बाकी है? देखिए, कोरोना वायरस, कोविड का जो वायरस है वो किसी को छूता छोड़ के नहीं जाएगा। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि हर्ड इम्यूनिटी इज द ओनली, मतलब एक अकेला इसका जवाब है। दुनिया में जब सारी जगह कोविड फैला हुआ है, ये कोरोना जाने वाला नहीं है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ये कि कुछ साल यहाँ रहेगा जब तक हमारी जनता जो इसको इम्यून नहीं होती। दूसरा, जो चिंता का विषय पहले था कि हमें ये नहीं पता था इसका इलाज कैसे करना है, डॉक्टर राहुल पंडित हैं जिन्होंने एक इसके इलाज की मुहिम में लीड किया। अब हमें काफी हद तक पता कि हाउ टू इसको किस तरह से मैनेज करना है। और मॉर्टेलिटी हमारी 2%, 1.8% पे है। सो जहां तक सवाल इसका है कि पीक तो अभी आएगा, और ये बताना कि कब आएगा, नवंबर तक आएगा या नहीं, मैथमेटिकल मॉडल अपनी जगह है, जो पहले भी आए थे और आगे भी आएंगे, परंतु जो चीज आएगी वो टाइम समय के साथ ही पता चलेगा। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोरोना के मामले तो बढ़ेंगे और कोरोना तो होगा सबको, ये आपने एक सब चिंता बढ़ा दी है। खैर ठीक है। अब जुनेजा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपसे पहले हमने दोनों एक्सपर्ट की राय इसलिए ली ताकि आपने जो रिसर्च किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इन दोनों को सुनने के बाद अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने ये कहा आप अपनी रिपोर्ट में कि जो नवंबर तक जो ऑफिस हैं, जो ट्रांसपोर्ट हैं, वो खुल सकते हैं, खोल देने चाहिए या खोलने लायक हो जाएंगे, और जनवरी से स्कूल खोलने की स्थिति में सरकार आ जाएगी।
आपने कहा कि जो सोसाइटीज में रहने वाले लोग हैं वो 75% तक इम्यून हो जाएंगे और स्लम में रहने वाले भी 50% के आसपास इम्यून हो जाएंगे। आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो किस आधार पर इसको लेकर कितना कन्विक्शन है आपके अंदर कि वाकई नवंबर से हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम सिर्फ मुंबई की बात कर रहे हैं। जो मुंबई में इन्फेक्शन पहले आया था तो इसलिए पीक जल्दी होगा। बाकी देश की हम बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी। महाराष्ट्र की भी बात नहीं हम कर रहे, सिर्फ मुंबई का। और मुंबई का देखिए क्या है, अब जुलाई 15 को जब सेरो सर्वे हुआ तो उसमें पता चला कि 57% देयर अबाउट्स स्लम्स में लोग पहले से इन्फेक्ट हो चुके हैं। नॉन स्लम्स में, बिल्डिंग्स में ये 16-17% था तब भी, उसके बाद से बढ़ रहा है। तो जब इतना ये बढ़ जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इतने ज्यादा लोग नहीं है जो आपको इन्फेक्ट कर सके, तो इन्फेक्शन अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा, पीक से हम नीचे आ जाएंगे। वैसे तो अगर आप देखिए मुंबई के नंबर्स, जो हॉस्पिटलाइजेशन हैं, जो फेटेलिटीज हैं, वो तो कम हो ही रहे हैं। जून जुलाई के बाद से नीचे ही आ रहे हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे फेटेलिटीज ज्यादा नहीं है बहुत मुंबई में, पहले जो थे उसके मुकाबले। तो उसी से हमारा जो मॉडल है वो यही सब देखता है कि पूरी सिटी बनाता है मुंबई की, और आपस में वो इंटरेक्ट करते हैं और देखते हैं कि डिजीज कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। तो पीक उसकी थी जून जुलाई, उसके बाद से नीचे आ रही है अब। और उम्मीद यही है कि अगर आप खोलेंगे अभी तो ठीक है, फुली खोलेंगे अगर अभी तो होगा सेकेंड वेव काफी सब्सटैंशियल। पर अगर आप नवंबर 1 देयर अबाउट, नवंबर 1 नहीं तो दिसंबर 1 हो जाए, उसके आसपास अगर आप खोलेंगे तो इतनी बड़ी पीक नहीं होगी। और मतलब कहना यह नहीं कि उस समय खोलें, कहना है कि ग्रेजुअली उस तक बढ़े, ताकि नवंबर दिसंबर तक आप 100% खोल सकें। और ये तो उम्मीद है कि प्रोटेक्शन सब ऑब्जर्व करेंगे। काबियात कुछ बीच में ये है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि री इन्फेक्शन जो होती है, जो पेशेंट एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं दोबारा इन्फेक्ट हो जाएंगे नहीं, वो हम अज्यूम करें कि इतने कम है कि उनको हम इग्नोर कर सकते हैं अभी। अब ये हो सकता है कि बाद में जैसे अब हालात हम देखते हैं कि ये शायद सच ना हो, तो फिर हमारा मॉडल इतना सच नहीं होगा। दूसरा हमने असम्पशन ये किया है कि लोग अपना बिहेवियर ज्यादा चेंज नहीं करेंगे। अब ठीक है, अब जैसे गणपति फेस्टिवल हुआ, शायद उसकी वजह से भी कुछ लोगों में मेल जोड़ बढ़ा, कुछ नंबर उससे ऊपर हो गए। और जैसा कि मिस्टर पंडित ने कहा कि टेस्टिंग काफी बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में। अगर आप ज्यादा टेस्ट करेंगे तो ज्यादा पॉजिटिव तो मिलेंगे। तो जो केसेस जो बड़े हैं, इतना कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है मुंबई के लिए कि आप सोचें कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड अभी वैसे का वैसे ही है। और अभी देखिए तो हमें तो काफी उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक ऐसे हालात हो जाएंगे कि हम ट्रेन तकरीबन खुली खोल सकें। ज्यादा उसके बाद जो मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मैनेजेबल होंगे। चलिए, ये जो आपने बात कही है, चलिए आपके मुंह में घी शक्कर सर। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि और हम भी यही कामना करते हैं कि जल्दी कोरोना के मामले कम हो, थमे, बाकी चीजें नॉर्मल हो। बहुत नुकसान ऑलरेडी हो चुका है देश दुनिया का। लेकिन मैं राहुल पंडित जी आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि टेस्टिंग ट्रेसिंग हो रही है, ये अच्छी बात है सर, लेकिन जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो आपसे एक भरोसा चाहते हैं, क्योंकि आप कोविड टास्क फोर्स से जुड़े हुए हैं। आपसे एक भरोसा चाहते हैं, क्योंकि अब आप देखिए कि पहले मुंबई में नंबर ज्यादा थे, फिर उसके बाद हुआ ये कि जो एमएमआर का रीजन है वहां पर आंकड़े बढ़ने लगे, और अब महाराष्ट्र के छोटे छोटे इलाके में मामले बढ़ने लगे हैं। मैं बाकी देश के बाकी इलाके भी हैं, तमिलनाडु में वहां भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है सर कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? मामले ना बढ़े, ठीक है टेस्टिंग बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन टेस्टिंग बढ़े मामले ना बढ़े, इसको लेकर क्या नई पॉलिसी कुछ बनाई है क्या आप लोगों ने? मृत्युंजय जी, दो तीन उसमें कॉन्सेप्ट है। एक तो मैंने जैसे कहा कि टेस्टिंग वाइड करो, ट्रेस करो और आइसोलेट करो। दूसरी बात है कि पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो इज रिस्पॉन्सिबल। उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जो है वो पहने और उसका जो है पूरा उपयोग करें। हमें जो अभी जो अनलॉकिंग की बात हो रही थी, अनलॉकिंग मतलब लॉकडाउन मतलब क्या है? लॉकडाउन मतलब, जैसा मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण दे सकूं अगर उसका, तो इट्स लाइक अ पैराशूट। हम पैराशूट जब यूज करते हैं तो वो हमको वक्त देता है कि हम आराम से आए और नीचे उतरे, जब स्काई में से जंप होता है तभी। तो ये जो अनलॉकिंग है, इट अलाउज अवर मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, अवर एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबडी टू कोप अप विद द प्रोसेस। तो अभी जो है ये धीरे धीरे अगर हम लोग लॉकडाउन खोलेंगे तो एक तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये कोप अप कर पा रहा है, और उस वजह से जो है प्रोसेसेस अच्छी बन रही है और लोगों में जो है जागरूकता भी पैदा होगी, तो बेसिकली लोग जो है कम पॉजिटिविटी आने की शंका है। दूसरी बात यह है कि अगर
जैसे कि डेंस पॉपुलेशन में, जैसा हमारे अगर 50 या 60% पीपल ऑलरेडी इन्फेक्ट हो जाएंगे, अगर जैसा कि ये मैथमेटिकल मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है, और मैथमेटिकल प्रोडक्ट ये बहुत सारे अजम्पशंस के ऊपर होता है, बट लेट्स से कि जैसा आपने कहा उनके मुंह में घी शक्कर, अगर वो सब सही होते हैं तो हमारा दिसंबर जनवरी तक के शायद ऐसा हालत हो जाएगी कि बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे। पर उसका दूसरा मतलब ये होगा कि हमारे बॉम्बे की आधी पॉपुलेशन, 50% पॉपुलेशन जो है इन्फेक्ट होगी विच वुड बी ऑलमोस्ट 1 करोड़ पीपल। तो वो मैं नहीं जानता हूँ कि मैथमेटिकल मॉडल सच होना चाहिए सर, कि नहीं। लेकिन ये बात तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं, ये बात आपने ठीक कही कि 50% जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्ट हो चुकी होगी तब तक, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो इन्फेक्ट हो चुके होंगे वो दोबारा इन्फेक्ट नहीं होंगे? इसको लेकर कोई स्टडी अभी तक साफ तौर पर आई नहीं है। और जो हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, जो एंटीबॉडी की बात हो रही है, उसको लेकर भी पक्के तौर पर ये नहीं कहा जा रहा है कि ये जो हर्ड इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है, ये जो एंटीबॉडी डेवलप होती है, ये कितनी टिकाऊ है, कितने दिनों तक टिकाऊ है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब डॉक्टर राजन शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे एक सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया के मुकाबले अब हमारे हालात ज्यादा बिगड़ने लगे हैं? क्योंकि 90,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं, अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं, 42 लाख से ज्यादा मामले। तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम बेकाबू होते जा रहे हैं और सिर्फ टेस्टिंग बढ़ रही है और उसी के आधार पर ये नंबर बढ़ रहे हैं, इसको सिर्फ हम बोल के कहीं हम हाथ पीछे तो नहीं खींच रहे हैं? हाथ कोई पीछे नहीं खींच रहा है, सारे अपनी एकजुटता से लगे हुए हैं। और हमारे जितने डॉक्टर साथी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सारा सेटअप है, वो सारे एक दिन रात एक करके लगे हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है, हमारे को अपनी जनसंख्या भी देखनी। जनसंख्या में जब लॉकडाउन खुलेगा, इतनी देर लॉकडाउन में तो देश रह नहीं सकता, क्योंकि सबका रोजगार और वो भी देखना है। और मैं फिर कहूँगा कि मॉर्टेलिटी रेट जो इंडिया में भारत में इस वक्त है वो 1.8 से भी नीचे का है, जो एक संतोषजनक बात है। 2.75 अगर मॉर्टेलिटी रेट इसका वायरस का माना जाता है। और अब लोगों के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है कि वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी पे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, तो इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। वायरस ऐसे छलांग के नहीं आ रही है। आप अगर मास्क डाल रहे हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं और अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो ये वायरस को काबू पाया जा सकता है। देश को, देशवासियों को ये बात समझनी चाहिए। ये सबसे बड़ा इलाज और कारगर कदम है बिल्कुल बिल्कुल बीमारी को रोकथाम करने के लिए। ठीक बात है। आप अगर खुद को बचाते हैं तो आप यकीन मानिए कि ये आंकड़े भी काबू में आएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो डॉक्टर शर्मा ने कही कि अब हमारी आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम कैसे एहतियात बरतते हैं और ताकि हमारी भागीदारी ना हो कोरोना की संख्या बढ़ाने में। अब डॉक्टर राहुल पंडित जी, जो ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, क्या इसको लेकर कोविड टास्क फोर्स ने कोई स्टडी की है कि एक बार मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया या हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो उनको दोबारा नहीं होगा? पक्के तौर पर क्या ये बात कहा जा सकता है? क्या आपके टास्क फोर्स ने इस पर कोई काम किया है? बिल्कुल नहीं सर, हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर वी हैव नॉट रियली कोई रिसर्च नहीं किया है। पर जो आप री इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो री इन्फेक्शन के अभी मामले, इक्का दुक्का मामले अपने देश में भी है और 2-4 मामले जो है पब्लिश भी हुए हैं अभी विदेशों के जर्नल्स में, तो उसके ऊपर हम लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। हम ये तो जानते हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो बहुत देर नहीं टिकती है। 1-2 पेपर जो यूके से आए थे उनका कहना था कि करीब 28 टाइम्स ड्रॉप हो जाती है 3 से 4 महीनों में। तो इसका मतलब ये है कि हम एंटीबॉडीज तो हमारा लंबा साथ नहीं देने वाली है जिनको हो गया उनका, पर वो जिनका जो टी सेल है, जो उनकी जो सेल्स है, हमारी जो सेल की जो मेमोरी, वो मेमोरी शायद बनी रहेगी। और अगर दूसरी बार इन्फेक्शन हुआ किसी को, तो जो इन्फेक्शन है बहुत मामूली होगा, इट वोंट बी अ वेरी सीवियर इन्फेक्शन ऐसा लगता है, क्योंकि जो हमारी टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो शायद पूरी तरह से हम मरीज को ये नहीं आश्वासन दिला पाएंगे कि उनको कोविड नहीं होगा, पर शायद ऐसा लग रहा है कि अगर हुआ तो जो सेकंड इन्फेक्शन है वो पूरा सीवियर नहीं होगा। हाँ, ठीक बात है। ये सारी बातें आपस में कनेक्टेड इसलिए हैं क्योंकि जब रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं TIFR का,
तो उसमें ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई कोरोना को लेकर चिंता खत्म हो जाएगी, तब हमारी ये बाकी चीजें शुरू होंगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, दफ्तर हो, स्कूल हो। अब मैं संदीप जुनेजा जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहता हूं। जब आपने ये रिपोर्ट जारी की है और आपने कहा है कि नवंबर में ट्रांसपोर्ट को आप चालू कर सकते हैं पूरी तरह से फुल फ्लेज, तो अब जब आपने मुंबई का ही जिक्र किया है, तो मुंबई में सर ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन लोकल ट्रेन है, लाइफलाइन कहा जाता है। लोकल ट्रेन में क्या ये मुमकिन है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो पाए? और लोकल ट्रेन के ऊपर क्या कुछ आपने और डिटेल स्टडी की है कि अगर लोकल ट्रेन चालू हो जाएगी नवंबर के महीने में तो वहां पर इन्फेक्शन का खतरा कितना रहेगा? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि लोकल ट्रेन में अगर हम पहले के टाइम में चले जाए जहां 14 लोग 1 स्क्वायर मीटर में होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हो नहीं सकती। तो ये हमें देखना पड़ेगा। लोकल ट्रेन जैसे बढ़ रही है, अब जैसे कुछ अभी 25-30% की तरफ हम जा रहे हैं उनमें ऑक्यूपेंसी, तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इन्फेक्शन बढ़ती है लोकल ट्रेन में। पर ये हमें उस समय अगर आप कह रहे हैं कि इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल में होगी, एक तो हमें ये उम्मीद है कि काफी जनता को पहले ही इन्फेक्शन हो चुकी है तो उनको दोबारा री इन्फेक्शन नहीं हो सकती। दूसरी हमें उम्मीद है कि लोगों ने मास्क डाले हुए हैं, कुछ डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, कुछ लोकल ट्रेन में वैसे भी आउटडोर थोड़ा सा हवा बाहर से आती है तो इन्फेक्शन थोड़ी कम होती है। पर हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी देखने के लिए कि लोकल इन्फेक्शन कैसे बढ़ रही है। अभी तक हमारी उम्मीद है कि वो ओके जी ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एहतियात बहुत जरूरी है और एहतियात बरतेंगे तभी स्कूल खुल सकते हैं, तभी ट्रांसपोर्ट खुल सकते हैं, तभी दफ्तर खुल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जुनेजा जी आपका, डॉक्टर राहुल पंडित जी आपका और डॉक्टर राजन शर्मा जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आगे कोरोना को लेकर हालात होने क्या वाले हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।